नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से और रिटायरमेंट लेकर घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव में जो बहुमत उनको नहीं मिला है उसने उनको इतना निराश कर दिया है। उनके चेहरे पर जो जोश हुआ करता था वो जोश तो चला ही गया है, लेकिन भाषा के स्तर पर वो इतना नीचे गिरते जा रहे हैं, इतना नीचे गिरते जा रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र पर एक कलंक की तरह लगता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के समय धर्म का उपयोग करना, धर्म की बात करना, यह सब गलत कहा गया है। चुनाव आयोग अगर होता इस देश में, अगर चुनाव आयोग के पास जरा भी नीयत होती चुनाव साफ सुथरे कराने की, तो इस तरह के भाषण के बाद उनको चुनाव में बोलने पर रोक दिया जाता, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता कि आप अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जब लोकसभा चुनाव के पहले मंगलसूत्र वगैरह की बात उन्होंने की थी तो लगा था यह अति हो गई है, अब इससे आगे वो नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को ना तो नरेंद्र मोदी इस समय लीड कर रहे हैं, ना अमित शाह लीड कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा आदमी ऐसा लगता है झारखंड में पूरी भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहा है। पहले उसका घटिया बयान आया, उस घटिया बयान को मैं कतई यहां नहीं दिखाने वाला, कल उस पर बहुत डिटेल में मैंने बात की थी। और उस बयान के बाद कल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो तो शर्म से डूब मरने वाला बयान है। वो कहते हैं वो आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, वो आपकी माटी उठा ले जाएंगे, वो आपकी रोटी उठा ले जाएंगे। यह बात वही आदमी कह सकता है जिसकी अपनी कोई बेटी नहीं है, जिसको अपनी मिट्टी से कोई प्यार नहीं है और जो कभी भी मेहनत करके अपनी रोटी नहीं कमाया है। रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, यह सब प्रधानमंत्री की भाषा होती है। ऐसे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री वोट के लिए, ताकि एक ऐसे राज्य में सरकार बन जाए जहां से अडानी को जबरदस्त कोयला खदान, ये सारा कुछ जंगल, सारा कुछ मिल सकता है। उसके लिए प्रधानमंत्री इस लेवल पर जा रहे हैं। अरे चुनाव प्रचार कीजिए, आपका अधिकार है चुनाव का प्रचार करना। कभी गलती से अपनी नीतियां गिना दीजिए, आप कभी गलती से यह बता दीजिए कि आपने क्या किया है झारखंड के भले के लिए। जब से झारखंड बना है आपकी सरकार भी कई बार रही है, रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे हैं, बताइए उनकी सरकारों ने क्या किया। सोचिए आखिर उनकी सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर क्यों किया था। चुनाव है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की ही झारखंड में सरकार बन जाए, यह भी संभव है कि हेमंत सोरेन फिर से वापस आ जाए। लेकिन चुनाव जीतने के लिए इस लेवल पर जाना, बेटी छीन लेंगे। अरे कौन बेटी छीन रहा है? मेरे पास एक आंकड़ा है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनका एक आंकड़ा है और मैंने नहीं निकाला है, दैनिक भास्कर ने यह आंकड़ा निकाल कर दिया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले महिलाओं पर अपराध के जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, 15,828। उसके बाद दिल्ली अगर आप देखिएगा, दिल्ली में 3,336। दिल्ली का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद आप देख लीजिए महाराष्ट्र, वहां पर भी आपकी ही सरकार है, 1504 मामले। हरियाणा देख लीजिए 1460 मामले। बिहार जहां आप सत्ता में साथ में शामिल है वहां पर 1456 मामले। ये वो मामले हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं। आप ही के समय में यहां पर पहलवान महिलाएं सड़क पर घसीटी गई, आप बेटी की बात करेंगे। आप ही की पार्टी में आपके लोकसभा क्षेत्र के 3 युवा नेता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर जाते हैं और वहां पर एक महिला के साथ कुकर्म करते हैं, एक छात्रा के साथ कुकर्म करते हैं और उसके बाद उनको जमानत मिल जाती है, आप बात करेंगे। बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसके हत्यारे जो हैं, उसके परिवार के हत्यारे, उनको आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिहा कर देती है और सुप्रीम कोर्ट आईना दिखाकर उनको फिर से जेल में डालता है। आप किस मुंह से बेटी की बात कर रहे हैं? मणिपुर की बेटी को नंगे घुमाए जाने का वीडियो देश में वायरल होता है और आप उसकी टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं। साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया, मणिपुर लगातार जल रहा है। जाने कितनी महिलाओं की अस्मत लूटी गई, जाने कितने मर्दों को मार दिया गया, जाने क्या क्या हुआ। आप बेटी और रोजगार छीनने की बात करते हैं। आप हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात लेकर आते हैं और उसके बाद जो सड़क किनारे बेचारे
पकौड़ी बेच रहे हैं, भजिया तल रहे हैं, उनको आप कहते हैं ये भी रोजगार है, और आप रोटी छीनने की बात करते हैं। आप छत्तीसगढ़ में आते हैं, हसदेव का जंगल कटवा देते हैं, आदिवासी लुहान दिखते हैं, आदिवासी वहां पर संघर्ष करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलती हैं, और आप जमीन छीनने की बात कर रहे हैं। यह भाषा होती है प्रधानमंत्री की, और यह तर्क होता है। कितने ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर महिलाओं के साथ अभद्रता या कुकर्म के आरोप लगे हैं, गिनाने अगर बैठ जाइए तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपका नेता मेरठ में कैसीनो चलाता है, अपने होटल में कैसीनो चलाता है। कितने ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग मामलों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पकड़े गए हैं, और यह सारा कुछ आपने देखा है। किसी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत आपकी नहीं है, और दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाते हैं। आप प्रज्वल रेवन्ना के साथ मंच शेयर करते हैं, वोट देने की अपील करते हैं, और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ क्या आरोप लगे हैं, कितनी महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, यह आपको भी पता है। बीएस येदियुरप्पा, कौन सा केस लगा है उनके ऊपर, बताने की जरूरत नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर, क्या आरोप लगा था उनके ऊपर, और उनके पक्ष में किसने जुलूस निकाला था, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भड़काना है। कभी कहते हैं मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, कभी कहते हैं बेटी छीन ले जाएंगे। अरे घुसपैठिया आप कर रहे हैं, ये घुसपैठिए आए कैसे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी है, वो कोई बॉर्डर का स्टेट भी नहीं है। झारखंड आने के लिए मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई नेपाल से आता है तो उसको बिहार पूरा पार करना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश से आता है तो पश्चिम बंगाल क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर घूम के उड़ीसा क्रॉस करना पड़ेगा। और बीएसएफ आपकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी है। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ऐसे लोग हैं जो घुसपैठियों को अंदर आने दे रहे हैं, तो इसके लिए आप और आपके गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कभी यह आंकड़ा नहीं दिया जाता है कि वास्तव में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। हकीकत यह है कि घुसपैठियों की संख्या और घुसपैठियों का खतरा हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। बांग्लादेश से कोई ऐसी बड़ी घुसपैठ नहीं हो रही है जिसके बारे में सरकार ने कभी डिटेल में बताया हो कि इतने घुसपैठिए अंदर आए और इतने घुसपैठिए बाहर गए। जब भी आंकड़ा पूछा जाता है तो ये लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आंकड़ा दे देंगे तो जो रोज झूठ बोलते हैं घुसपैठियों पर, वो बोलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि झूठ बोलने में इनकी ऐसी डिग्री है कि इनके लिए कहीं कभी कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। जब आंकड़ों की ही बात चल रही है तो एक और आंकड़ा दे देता हूं। एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 135 विधायक और 16 सांसद देश में ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिला अपराध के, जिसमें बलात्कार से लेकर और सारा कुछ शामिल है, इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों की संख्या है। 54 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद ऐसे हैं, 54, यानी 135 में से 54 अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अलग अलग तरह के आरोप लगे हुए हैं। इसमें 17 तेलुगु देशम पार्टी के भी हैं, जिस पार्टी के सपोर्ट से यह सरकार चल रही है, और इसके अलावा दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं। इस देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, इसमें एकदम कोई दो राय नहीं है। चाहे वो दहेज हत्या हो, चाहे रेप के जो इतने सारे मामले आते हैं, छेड़छाड़ के मामले आते हैं, सब सच है। इस देश में होता है ये सब, लेकिन कोई एक धर्म नहीं करता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की गेट पर वहां की एक छात्रा के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया, वो कोई मुसलमान नहीं थे, वो आपकी पार्टी के बाकायदा मेंबर ही नहीं थे, पदाधिकारी थे। सारा कुछ करके मध्य प्रदेश भाग गए, मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार किया, और उसके बाद जब लौट के आए तो गिरफ्तार हुए, और उसके बाद तुरंत उनको जमानत मिल गई। वो आपकी पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और अगर धर्म ही बताना हो तो हिंदू थे। आशाराम किस आरोप में अंदर हैं? यही आरोप है ना उनके ऊपर कि महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्रता की है, महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किया है, जबरदस्ती संबंध बनाए हैं। अब आसाराम किस जाति के हैं? जिस बाबा को हर हरियाणा चुनाव के पहले आप पैरोल दे देते हो, वो राम रहीम किस धर्म का है और किस आरोप में अंदर गया है? तो एक तरफ तो ऐसे लोगों को बचाते हो, और दूसरी तरफ मुसलमानों को घेरे में लेकर कहते हो कि आपकी बेटी ले जाएंगे। आपको पता भी है कि किसी बाप के लिए बेटी क्या होती है?
आपको पता भी है कि एक बेटी को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए बाप क्या क्या करता है, मां क्या क्या करती है। एक मां बाप के चेहरे पर जो खुशी आती है अपनी बच्ची को बड़ा होते हुए देख के, आपको तो उसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि आपने कभी परिवार नहीं बनाया, कभी परिवार नहीं चलाया। लेकिन इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो बेटियों के मां बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी वो आप नहीं समझ सकते। झारखंड में जमीन की बात आप करके आए हैं। इस देश में जमीन की जो लूट जारी है वो कौन कर रहा है और किसके संरक्षण में कर रहा है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यह कोई न्यूटन का फार्मूला नहीं है जो किसी के समझ में नहीं आए। जो सैकड़ों करोड़ों रुपयों की जमीन मिट्टी के भाव अदानी और अंबानी को दी गई है, वो सारा कुछ आपकी सरकार में हुआ है। जमीन की लूट वो कर रहे हैं। कौन सा घुसपैठिया हमारी जमीन की लूट कर रहा है? कौन सा घुसपैठिया आकर आपकी जमीन छीन रहा है, आपकी रोजी छीन रहा है? अरे रोजी है कहां, रोजगार है कहां इस देश में? निकलता है विज्ञापन, निकलता है 25 पोस्ट का, 500 बच्चे नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख बच्चे भी भर सकते हैं। भीड़ लगती है और उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि पेपर आउट हो जाता है। एक पूरा माफिया है जो पेपर आउट का खेल चला रहा है। हरियाणा चुनाव के पहले का किस्सा सबको याद होगा। सफाई कर्मी की पोस्ट निकली थी और 40,000 लोगों ने वहां पर आवेदन दिए थे। नौकरी की हालत यह है कि 10-10, 15-15 हजार में बच्चे 8-8 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जोमेटो और स्विगी का खाना पहुंचा रहे हैं दूसरों के घरों में, क्योंकि रोजगार नहीं है। और आप कह रहे हैं घुसपैठिए रोजगार छीन लेंगे। अरे आप रोजगार देंगे तब तो कोई छीनेगा। हालत यह है कि जहां भी लगता है कि चुनाव में जीतना मुश्किल है, आप डेट टाल देते हैं। पहले इसका प्रयोग किया गया हरियाणा में, अब विधानसभा चुनाव की भी डेट आपने टाल दी। आपको लगता है कि डेट टल जाएगी तो उसमें सारा का सारा एडजस्टमेंट जो आपको करना है कर लेंगे आप। लेकिन बात सिर्फ करेंगे धर्म की। आपका काम है धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते जाना, भड़काते जाना, भड़काते जाना। और हालत यह हो जाएगी कि इस देश में अगर एक दूसरे के खिलाफ हिंदू मुसलमान खड़े हो जाएंगे तो इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर लड़ी होती आजादी की लड़ाई आपके पुरखों ने तो पता होता कि जब देश बंटता है तो कट जाता है। किसी धर्म की बात नहीं थी, यह देश की बात थी। जब हिंदू और मुसलमान बटे तो हमारा देश 2 हिस्सों में कट गया। एक तरफ हमारे पुरखे थे, गांधी थे, नेहरू थे, सुभाष बाबू थे, पटेल थे, भगत सिंह थे, जो देश को जोड़ने की बात कर रहे थे, जो लगातार कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक होंगे तभी अंग्रेजों के खिलाफ असल लड़ाई लड़ी जा सकेगी। दूसरी तरफ आपके पुरखे थे जो हिंदू और मुसलमान को बांटने में लगे थे, जिन्ना और सावरकर। और हुआ यही कि देश बटा, और जब देश बटा तो देश कट गया। एक बार फिर से आप देश को बांटने में लगे हुए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, दक्षिण, उत्तर, जितने तरह की लड़ाइयां हो सकती हैं उतने तरह की लड़ाइयां आप देश में लगा रहे हैं। इसका असर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हां, जिसने इतिहास पढ़ा है वो समझ सकता है कि जिस देश में अंदरूनी बंटवारा इतना ज्यादा हो जाए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, इतना सारा अगर बंटवारा हो जाएगा तो वो देश एक नहीं रह पाएगा। हमारे समय में जब हम छात्र थे तो नारा लगता था विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग हैं हम, हमारा धर्म अलग है, हमारी जातियां अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है, हमारी भाषा अलग है, कई बार हमारा कल्चर भी अलग है, लेकिन हम एक भारत देश के निवासी हैं, भारतीय हैं हम, इसलिए हम सब एक होकर देश का निर्माण करेंगे। यह सपना था हमारे पुरखों का। आपने तो एकता में विविधता ला दी है, आपने तो यूनिटी में डाइवर्सिटी ला दी है। आपके यहां धर्म के नाम पर अलग बंटवारा, जाति के नाम पर अलग बंटवारा, क्षेत्र के नाम पर अलग बंटवारा, बंटवारा ही बंटवारा। इस देश को कितने हिस्सों में आप बांटना चाहते हैं कोई नहीं जानता। और यह सब करके मिलेगा क्या? एक अदद कुर्सी, सिर्फ कुर्सी के लिए। अरे आपके पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, आपके पहले भी चुनाव होते रहे हैं, लोग चुनाव जीतते रहे हैं, लोग चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक तो सारे संस्थानों पे आपका कब्जा है, गोदी मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तक सब आपके कहे पर चलते हैं। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसके बाद भी जाकर आप धर्म के नाम पर इतनी नफरत फैलाते हैं। ये देश को कहां लेकर जाएगा? जरा सोचिए। आखिर आप इस देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इस देश के नागरिक भी हैं।
एक नागरिक के तौर पे सोचिए कि इस देश को इतना बांट के क्या मिलने वाला है। कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। कल सुप्रिया श्रीनेत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको आप देखिए, 1,36,000 करोड़ रुपए स्टेट्स के बकाए पड़े हैं आपके पास, आप वो नहीं देंगे और कहेंगे विकास नहीं हो रहा है। अरे जब स्टेट्स को, राज्यों को उनका बकाया पैसा नहीं मिलेगा तो विकास कहां से होगा? या फिर आपने इसलिए रोक के रखा हुआ है कि वो विकास ना कर पाए ताकि आप सरकार बना पाए? सरकार तो बन जाएगी हुजूर, लेकिन देश को जो बनना था ना वो बिगड़ के रह गया है। और देश अगर इस तरह से बिगड़ता रहा तो आपका क्या है, आपके तो ना कोई आगे ना कोई पीछे, कुर्सी भोग कर आप एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां तरसेंगी कि क्या हिंदुस्तान हमारे बाप दादाओं ने बनाया था और क्या हिंदुस्तान हमको मिला है। मत तोड़िए देश को, मत बांटिए देश को, मत काटिए देश को। चुनाव चुनाव की तरह लड़िए, चुनाव चुनाव के मुद्दों पर लड़िए। और जनता से भी मेरा सवाल है कि अगर इस तरह की बातों पर, अगर इस तरह के जहर के नशे में ही आपको वोट देना है तो आप अपने बच्चों का भविष्य कैसा सोचते हैं, खुद तय कीजिए। आप तय कीजिए कि आपके बच्चे को रोजगार चाहिए या बिहार के उस बच्चे की तरह हाथ में तलवार चाहिए जो चढ़ गया था मस्जिद के ऊपर और अब जेल में बंद है। आप तय कीजिए कि आपके बच्चों को सुनहरा भविष्य चाहिए या फिर दंगे चाहिए। आप तय कीजिए कि आपको शांति चाहिए या 24 घंटे अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ जहर चाहिए। अगर आपने जहर चुन ही लिया है तो मेरे कहने का क्या असर पड़ेगा? और अगर आप अपना और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर सोचिए, ऐसे जहर का विरोध कीजिए, ऊंचे स्वर में बोलिए कि हम बटेंगे तो कट जाएंगे। इसीलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम सबका एक रहना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि इस देश में इस तरह की जहर की खेती रोकी जाए। जब तक हमारी जबान है, जब तक हम बोल पा रहे हैं, हम तो ये अपील करते रहेंगे। आप इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।